लाओ फिर चेक करो, तब तक वो आ जाएंगे। पेन भी लेके आना सब। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अलग चीज है, रेगुलर इलेक्शंस अलग चीज है। ठीक है, दोनों को दो पॉइंट्स भी आप बना सकते हो। फ्री एंड फेयर के अंदर आप ये चीजें लिख सकते हो कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, मॉल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और हर एक बंदे की जो वोट है वो बनी होनी चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, ये चीजें लिख सकते हो उसमें आप। क्या, और इसको अलग पॉइंट बना सकते हो कि रेगुलर इलेक्शंस का। डेमोक्रेसी में जरूरी है। नहीं तो वो तो वहां पे बात ये है ना कि उनका लॉ, जैसे हमारे यहाँ पे भी पहले 1989 तक 21 साल के बंदे को अडल्ट माना जाता था, 18 साल के बंदे को नहीं। वोट के लिए अडल्ट 21 साल के बंदे को माना जाता था। फिर हमने 61st अमेंडमेंट की 1988 के अंदर, और उसके बाद से हम 18 साल के बंदे को अडल्ट मानते हैं। लेकिन बात ये है कि आपके कंट्री का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो आपकी कट ऑफ डेट है फॉर बीइंग अडल्ट, उसके बेसिस के ऊपर सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं वैसे एक्चुअल में। यूनिवर्सल का मतलब होता है सारे लोगों को सिर्फ एज के बेसिस के ऊपर आप वोट करने का अधिकार दो, दैट्स इट। समझ रहे हो? क्योंकि पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर, या फिर कास्ट के बेसिस के ऊपर, समझ रहे हो, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस के ऊपर, या फिर जेंडर के बेसिस के ऊपर वोट करने का अधिकार मिलता था। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ना आपने ये देखना है कि मेन है कि वुमेन या ट्रांसजेंडर, ना आपने ये देखना है कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, ना ये देखना है कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, ना ये देखना है इकोनॉमिकली सिचुएशन क्या, आपने सिर्फ ये देखना है उसकी एज क्या अडल्ट एज है, अगर है तो उसको वोटिंग का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट वो नहीं है कि 18 साल अडल्ट एज होगी या 15 साल होगी या 21 साल, वो नहीं है। कुछ तो होगा, उस बेसिस पे सबको आपने वोट करने का अधिकार देना। नहीं 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 नहीं। वो इंडिया के लिए लिखते हैं, वो इंडिया के लिए लिखते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड नहीं है, यूनिवर्सल का मतलब है इंडिया में सबके लिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए होता है। आप किसकी बात कर रहे हो, इंडिया की। तो इंडिया में अभी आप 18 लिखते हो, 1989 से पहले 21 लिखा जाता था।
समझ रहे हो? वो तो डिपेंड्स अपॉन लॉ ना, कि आपको अडल्ट किस एज पे कंसिडर किया जा रहा है लॉ के द्वारा। और ये जो आपने लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये पॉइंट आ सकता है लेकिन थोड़ा नीचे आना चाहिए, उससे पहले और बहुत सारे पॉइंट्स डेमोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये भी हो जाता है बिल्कुल। इंडिपेंडेंट मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पिलर, और भी इसमें हो सकते हैं पॉइंट्स। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, मतलब नहीं, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, डेमोक्रेसी का फीचर है? इसको मत लिखना, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स में नहीं आएगा, इसको मत लिखना, बाकी चीजें ठीक है। ये ब्रिक्स वाला तो ठीक है, ये लो। हाँ जी, पेन दे। रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लिखोगे आप, जैसे आपने डेफिनेशन में लिखा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, नहीं लिखोगे आप, लिखोगे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्टेड ही होगा, तभी तो वो रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? समझ नहीं रहे आप बात। यहाँ पे जो रूलर होगा वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और रिप्रेजेंटेटिव इज ऑलवेज इलेक्टेड। नहीं 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 नहीं, आपको गंदी फीलिंग आ सकती है क्योंकि आपको रूलर की सही डेफिनेशन नहीं पता। हम क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है? जो देश को चला रही है अभी, और वो उसमें जितने भी बंदे होंगे वो सारे क्या होने चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, समझ रहे हो? तो आपने ये नहीं लिखना कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, नॉट रूलर्स। ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी देती है। Democracy is a form of government where rulers are elected by the people. That's it. ये दो लाइन में खत्म कर देते हैं, सिंपल। By the method of not voting, election। शब्दावली बहुत सोच समझ के यूज करनी होती है, वोटिंग नहीं बोलते हैं, वो होता है इलेक्शन। वोटिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्शन, आप बोल सकते हो, समझ रहे हो? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हाँ, इलेक्शन के विद इन वोटिंग आता है ना, क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ है। इलेक्शन में नॉमिनेशन भी है, नॉमिनेशन इन द सेंस जो नॉमिनेशन पेपर भरा जाता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इलेक्शन की प्रेपरेशन भी इलेक्शन में आ जाती है, इलेक्शन में इलेक्शन करवाने वाली बॉडी भी आ जाती है, इलेक्शन में वोटिंग भी आ जाती है, इलेक्शन में रिजल्ट भी आ जाता है, इलेक्शन में कैंपेन भी आ जाती है। तो इलेक्शन टर्म यूज करते हैं, समझ रहे हो? अब वोटिंग में तो सिर्फ वोटिंग आया ना, बाकी आपने स्किप कर दिया सारा, समझ रहे हो? एक फीचर जो आपने भी नहीं लिखा है वो ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्शंस करवा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इलेक्शंस करवाता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी आप बोल सकते हो। फंडामेंटल राइट्स या फिर सिंपल राइट्स भी आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर नहीं लिखोगे आप, सेपरेशन ऑफ पावर लिख सकते हो, सेपरेशन। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज सही है। इक्वल वोटिंग राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ऐसी टर्म को यूज करते हैं, ज्यादा सही लगता है वो। राइट अ नोट ऑन अफसपा, और नीचे अपने ऑपरेशन सनराइज लिखा है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने लिखवाया था, बस यही लिखा है।
आगे वाले भी लिखने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन चेक करवाओ जो आप लोगों ने लिखे हुए हैं जल्दी से। अफस्पा के बारे में पढ़ा था, क्या है ये बताओ। पावर्स एक्ट, क्या बोलता है ये? हाँ, क्या देखे? लॉ एंड ऑर्डर, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो। अच्छा, और 60 में के 50 में? 50 में कब? 50s में कब? 58 है? फिर पढ़ा क्या है इसके बारे में? लिखे आप लोगों ने आंसर? लाओ, दो पेन भी देना साथ में। 1958। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी स्टेट में लगा था वो भी लिखना है इसमें, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यही है बस एक, इससे पहले जो एक और दिया था मैंने उस दिन, जो करंट अफेयर की क्लास में दिया था। करंट अफेयर वाला तो तुम लोग कोई भी नहीं लिख रहे हो। पेन देना है। JNK में भी है। अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है। आप बताओ, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। JNK में? नो, असम एंड मणिपुर के अंदर, खास तौर पे मणिपुर में। हाँ, ये भी लिख सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली होती है, साथ ही साथ लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज वन अमंग द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि गवर्नमेंट जो होगी, रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रूलर्स एक्ट अंडर सर्टन लिमिट्स। लिमिटलेस कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी डेमोक्रेसी के अंदर, हमेशा लिमिट्स के अंदर रहकर उनको काम करना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना।
राइट टू एजुकेशन जरूरी नहीं है बेटा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सही है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो सकता है क्योंकि जैसे पार्टीज वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये वाला कट कर देना। आपने भी कुछ नहीं लिखा, जस्ट ऊपर ऊपर से लिख दिया अफसपा के बारे में, कब आया है, कौन कौन सी स्टेट्स में लगा है, सबसे पहले कौन सी स्टेट में लगा था, वो सारी बातें लिखनी है। आपने लवप्रीत लिखा ना कुछ भी? वेरी गुड। कौन सा तगमा दे फिर आपको अभी है? इतना महान काम करने के लिए कोई तगमा, तगमा तो आप डिमांड कर ही रहे होगे कि सबने लिखा है, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, 16 to 20 वाले जो करंट अफेयर थे उसमें हमने एक ही डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड वाला। उसमें हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला पूरा जो है वो डिस्कस कर लिया था, राइट। नेक्स्ट में मूव करते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, जिसको DARPG बोला जा रहा है यहाँ पे। रिलीज्ड a report called National E-Governance Service Delivery Assessment Report, right? Way Forward Annual Report 2023 showcasing efforts to improve e-service delivery. सिंपल है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवियंसेस के लिए, जनता की जो भी मुश्किलें होती हैं उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिनके द्वारा रिसेंटली ई गवर्नेंस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई है, जिसका टाइटल आपने याद रखना है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट। मतलब इस रिपोर्ट से आपको ये समझ आएगा कि अभी तक हमारे यहाँ पे जो सरकार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, उसका क्या स्टेटस है, असेसमेंट की गई है उसकी, कितना अच्छा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस इज वन अमंग द टॉपिक्स डायरेक्टली मेंशन्ड अंडर योर सिलेबस इन द पार्ट ऑफ गवर्नेंस वाला चैप्टर, जनरल स्टडीज पेपर 2। गवर्नेंस में सीधे तौर पे टॉपिक आपके पास आता है ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मेंस एंड प्री दोनों के लिए। सिंपल। तो उसमें देखो ई गवर्नेंस का मतलब क्या, वैसे तो आप समझ पा रहे हो। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस is using information communication and technologies, that is ICT, at various levels of government and the public sector for the purpose of enhancing governance। governance का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होने तक, उसकी फीडबैक आने तक, ये पूरा प्रोसेस कवर्स अंडर गवर्नेंस। इसको क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। और अगर आप ये सारी चीजें ई सर्विसेज का इस्तेमाल करके कर रहे हो, ई सर्विसेज मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज, ICT का इस्तेमाल करके कर रहे हो, तो उस वाली चीज को हम क्या बोल देंगे? ई गवर्नेंस। गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर लो, ई गवर्नेंस हो जाती है। सिंपल। द एप्लीकेशन ऑफ ICT टू ट्रांसफॉर्म द एफिशिएंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस, transparency and accountability of the exchange of information and transactions। अब यहाँ पे देखो, ICT जो है, जो ई गवर्नेंस है, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, है ना, डिजिटल इंडिया का मिशन हमारे पास आया 2014 17, अच्छा, और 2018 के अंदर डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट हमारे पास आता है 2018 के अंदर। और डिजिटल इंडिया में हम यही तो कर रहे हैं, हर एक चीज को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पहले बहुत सारा पेपर वर्क हुआ करता था, बहुत सारा बर्डन होता था, डिलेज होते थे, अब वो नहीं होंगे। अब आप एफिशिएंटली बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। अभी तो आपके पास और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, तो ये चीज और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा फास्टर हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे स्कीम्स चलती थी पहले कि जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देनी है, मनरेगा स्कीम चल रही थी कि 100 दिन का आपको वर्क मिलता है साल के अंदर और आपको पैसा सरकार देगी, दिहाड़ी जो है सरकार देगी। किसके थ्रू सरकार करती थी ये सब? अपने ऑफलाइन लेवल पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनके थ्रू, खासतौर पे पंचायत के थ्रू। और पंचायत इसमें क्या करती थी? घोटाले।
पंचायत और उससे ऊपर बैठे वाले जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो क्या करते थे, घोटाले, बहुत सारा पैसा खाया जाता था, आप बोल सकते हो। अभी क्या हो गया है, अभी ये सारे का सारा ई गवर्नेंस के तहत आपके खाते में पैसा आता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, कई बार हमने डिस्कस किया है। सरकार के खाते से सीधा पेंशन आपके खाते में, तो क्या उसको कोई खा पाएगा रास्ते में? क्या कोई करप्शन हो पाएगी? इज इट देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो। अब कुछ भी आपने करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जन्म लेता है, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन, कोई मरता है उसका डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, हर एक चीज ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन जो है सरकार कट कर देगी। पहले क्या होता था, बुजुर्ग मर जाते थे, 20-20 सालों तक पंचायत उनकी पेंशन कलेक्ट करती रहती थी और खाती रहती, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें ई गवर्नेंस से क्या हो जाती हैं, थम जाती हैं। अब ई गवर्नेंस से आपने कम्युनिकेट ही करना है ना, जैसे सरकार कोई चीज लेके आती है, सरकार ने जनता तक वो चीज पहुंचानी है, या सरकार ने सरकार तक वो चीज पहुंचानी है। सरकार ने जनता तक मतलब गवर्नमेंट टू पब्लिक या पीपल। एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, उनके दफ्तर, उन सबके साथ बातचीत करना, आप बोल सकते हो, सब अभी ऑनलाइन माध्यम से हो पाता है, समझ रहे हो? सो दैट इज ई गवर्नेंस। तो देखो यहाँ पे, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, मतलब अलग अलग लेवल पे आपको ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास एक फोटो दी गई है, उसमें ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। एक तो होता है जी टू जी, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे ऊपर एग्जांपल्स दी गई हैं, ई सेक्रेटेरिएट इन राजस्थान। ई सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या है? सेक्रेटेरिएट मतलब स्टेट का जो स्कत्तर है, स्कत्तर मतलब जो सारे का सारा पेपर वर्क संभालता है पूरी स्टेट का। स्टेट की सरकार क्या कर रही है, कोई ऑर्डर इशू करना है, कोई नोटिफिकेशन जारी करनी है, सब कुछ सेक्रेटेरिएट से होता है। अब सरकार ने क्या कर दिया है इसको ऑनलाइन, ई गवर्नेंस के तहत। अगर सरकार ने लोकल गवर्नमेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन इसके थ्रू हो जाएगा। इसके अलावा खजाने करके कर्नाटका में है, देन स्मार्ट गवर्नमेंट करके आंध्र प्रदेश में है, राइट? मतलब बहुत सारी सरकारों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट लेवल पे कनेक्टिविटी करने के लिए, सिंपल। फिर हमारे पास है जी टू सी, दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आता है भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट खास तौर पे क्या है, सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशंस की जाती हैं, और सरकार के द्वारा ये देखा जाता है कि कहाँ पे कौन सी जमीन किसके नाम पे है। और एक हमारे देश में पहले ये सिस्टम होता था कि आपकी जो घर वाली जमीन है ना, एज सच वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होती थी, मतलब ऑनलाइन माध्यम से आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकते थे। आज के टाइम पे आप वो भी कर सकते हो, पहले सिर्फ जमीन का निकल रहा था, अभी घर वाला जो एरिया होता है, जो गांव में शहर में आप रहते हो, वो भी निकल जाता है, समझ रहे हो? तो मतलब भूमि करके जो आपके पास एप्लीकेशन देखने को मिलती है ऑनलाइन। देन ज्ञान दूत हो गया, लोकवाणी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश हो गया, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन केरला हो गया। मतलब ये सारे जो आपको इनिशिएटिव ऊपर लिख के दिए गए हैं, ये स्टेट की सरकारों के द्वारा और सेंट्रल सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव है, जिसके तहत सरकार सीधा जनता तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकती है। नंबर 3 है जी टू ई, दैट इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। So communication tool between government units and their employees, e-learning methods. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके टीचर्स होते हैं, सरकारी मुलाजिम है, उन टीचर्स को ऑनलाइन जो है आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है वो बेहतर टेक्नोलॉजीज को सीख सकें, बेहतर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को सीख सकें, जिससे क्या है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इससे क्या कर रही है सरकार, अपने एम्प्लॉयज के साथ ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट हो रही है। वो हो गया G2E, एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट होना। लास्ट है G2B, दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, जिसके तहत क्या है सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अलग अलग बिजनेसेस के साथ कनेक्ट होती है,
बिजनेसेस के लिए अगर सरकार कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहती है, कोई नई स्कीम लेके आना चाहती है, कोई नई फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो उसको ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीएसटी भरना होता है बिजनेसेस ने, अब वो ऑनलाइन भर सकते हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके। ऑनलाइन जाके आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। ये क्या है? ये है G2B सर्विस, मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बनाई। एज सिंपल एज दैट। तो 4 क्षेत्र में हो सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। सिंपल। सेलिएंट फीचर्स क्या हो जाते हैं? नंबर 1, जो ब्यूरोक्रेट्स का बोल सकते हो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है। पहले हर एक काम के लिए आपको क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हुए ऑफिसर्स के पास धक्के खाने पड़ते थे। अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही खुद को रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मुझे एक स्कीम दिमाग में आ रही है, ये कोविड के टाइम पे चली थी, पीएम किसान योजना, जिसके तहत 6,000 रुपया किसानों के खाते में सालाना आता था, 2-2 हजार करके 3 बार में आता था। उसकी रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, आप घर पे बैठे कर सकते हो। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी एसडीएम के सिग्नेचर नहीं चाहिए, किसी तहसीलदार के सिग्नेचर नहीं चाहिए, नथिंग लाइक दैट। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी चलती हैं आज के टाइम पे। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना आता है, लैपटॉप आपके पास है, तो आप ऑनलाइन ही सब कर सकते हैं। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मुझे याद है एक बार शुरू शुरू में जब हम तैयारी स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे मेरे दोस्त ने पीसीएस का फॉर्म भरा था। हमने फॉर्म को भरा, फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाला, और फिर वो गया पटियाला, और पटियाला जाके पीपीएससी में सबमिट करके आया। ऑफलाइन सबमिट करके आना मतलब आप सीधा उस दफ्तर में जा रहे हो, मतलब आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन आपको फॉर्म जाके सबमिट नहीं करना पड़ता। ये क्या है? ई गवर्नेंस ही तो है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, ई सर्विसेज। जो भी सरकार की सर्विसेज हैं वो आपको इंटरनेट के माध्यम से ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जैसे मैंने किसान स्कीम का आपको एग्जांपल दिया। देन पब्लिक ओपिनियंस एंड राइट टू एक्सप्रेस। आप सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके क्या कर सकते हो? फीडबैक दे सकते हो। जैसे आज के टाइम पे देखो, हमारे देश में अगर आपने पीआईएल फाइल करना है तो ट्वीट के माध्यम से भी पीआईएल जो है वो फाइल हो जाता है। एक मेल कर दोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उसके माध्यम से भी पीआईएल फाइल हो जाता है। तो मतलब ई गवर्नेंस हर जगह आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम सरकार की बात करते हैं ना, एज सच गवर्नमेंट हम बोलते हैं, गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स नहीं होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव पूरे का पूरा, लेजिस्लेचर पूरे का पूरा, जुडिशरी पूरे की पूरी। इन तीनों से मिलके बनती है सरकार। लेकिन हम नॉर्मली किसको सरकार बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट इंक्लूड्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों आते हैं उसमें, जो सही मतलब है गवर्नमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटेबल ग्रोथ। ऑटोमेटिकली अगर आप सबको एक जैसा एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, अब यहाँ पे देखो मैंने फीडबैक की बात की, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, समझ रहे हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, हर एक बंदा अपना फीडबैक ऑनलाइन जो है वो छोड़ सकता है। सिंपल चीज है, खुद छोड़ देगा या किसी की मदद से छोड़ देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये होता था कि सरकार पूछने आती थी, अब सरकार सबसे नहीं पूछ सकती है, कुछ से पूछेगी और एक अंदाजा लगा लेगी कि ऐसा होगा। अब जनता, सारी की सारी जनता अपना फीडबैक जो है वो सबमिट कर सकती है, जिससे क्या होगा? सरकार के पास ज्यादा डाटा आएगा, ज्यादा डाटा आएगा तो ज्यादा बेहतर डाटा आएगा, ज्यादा बेहतर डाटा, ज्यादा बेहतर फीडबैक उनके पास गया तो ऑटोमेटिकली क्या है? ज्यादा बेहतर पॉलिसीज वो बना पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फायदे तो बहुत सारे हैं। देन उसके बाद की हाइलाइट्स ऑफ द दिस आपका नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023। क्या की हाइलाइट्स है? नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर ऑफर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ई सर्विसेज, दैट इज 1117 अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। हमारे देश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज अगर कहीं पे प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर।
सबसे ज्यादा। नंबर 2, 76% of mandatory e-services are available, a significant increase from 48% under the 2019 की रिपोर्ट। अभी हमारे यहाँ पे सरकार की जो टोटल सर्विसेज हैं उसमें से 76% सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलता है। 76%, बहुत बड़ा नंबर है। 2019 में कितना था? सिर्फ 48%, जब नया नया ही आया था 2018 में, उसके बाद जो पहली रिपोर्ट आई। Jammu and Kashmir, Kerala, Assam and Odisha provide 100% of their services through their identified single unified service delivery portal. सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल का मतलब क्या है कि आपको जस्ट सरकार की एक वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको हर तरह की सर्विस मिल जाएगी। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हो, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो। आप यूनिवर्सिटी की फीस भरना चाहते हो, उसी वेबसाइट पे जाते हो। आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हो, उसी वेबसाइट पे जाते हो। आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो, उसी वेबसाइट पे जाते हो। मतलब सारी सर्विसेज यूनिवर्सिटी अपनी एक वेबसाइट पे जैसे प्रोवाइड करती है ना, वैसे ये जो सरकारें हैं जम्मू एंड कश्मीर, केरला, असम, ओडिशा, इनके द्वारा 100% अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, और वो भी सिंगल पोर्टल के माध्यम से। मतलब एक ही वेबसाइट आप ओपन करोगे, वहीं पे सब खुल जाएगा। वहीं पे आप होम मिनिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो, वहीं से आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के साथ, एवरीथिंग आप एक ही पोर्टल से कनेक्ट कर पाओगे। आपको जगह जगह ऑनलाइन पोर्टल्स खोलने की जरूरत नहीं, राइट? दैट इज अ गुड थिंग जो इन स्टेट्स में हो रही है, इनके नाम याद रखना। Then tourism sector has the highest saturation for the provisions of all mandatory e-services in 23 out of 36 states and UTs. अगर हम बात करते हैं कि ज्यादातर जो सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं स्टेट्स के द्वारा, खास तौर पे 36 में से 23 स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, 36 स्टेट्स एंड यूटीज एक साथ रखा जा रहा है, 28 स्टेट्स 8 यूटीज, उसमें से 23 में आपको ये देखने को मिलता है कि टूरिज्म की जो सर्विसेज हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है, ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलता है। हर एक स्टेट का अपना पोर्टल है जहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो, क्या क्या टूरिज्म की सर्विसेज उस स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशंस वहां पे अवेलेबल है, वो सारा ब्यूरो आपको उनके ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आज हमारे देश में ज्यादातर स्टेट्स में ई सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, और नाम जैसे जम्मू एंड कश्मीर सुनते हो तो थोड़ा दिमाग में ही आता होगा यार कि यहाँ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो इतनी डिस्टर्बेंस है, बट नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में ऑनलाइन सर्विसेज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट है वो बड़े लंबे समय के लिए शट डाउन रहा है। अभी इंटरनेट है लेकिन बहुत ही कम स्पीड पे, आप बोल सकते हो उतनी स्पीड नहीं जैसे 5G आपको यहाँ मिलेगी, वैसा नहीं मिलता जम्मू एंड कश्मीर। 2G 3G की स्पीड बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेगी। अभी अभी पिछले जब ये 2019 वाला इंसिडेंट हुआ था आर्टिकल 370 वाला, उस टाइम पे तो बंद ही रहा है बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन स्टिल अभी जो सर्विसेज है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करनी है, जम्मू एंड कश्मीर की तो कोई स्टेट की सरकार तो है नहीं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ही नहीं है, ये तो यूटी है, यूटी की भी अभी तक सरकार नहीं बनी है, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करनी है तो वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चैलेंजेस टू द ई गवर्नेंस इन इंडिया। नंबर 1 इज लो लिटरेसी लेवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप ई सर्विसेज का फायदा नहीं उठा सकते, कि आपको मोबाइल चलाना नहीं आएगा, आपको इंटरनेट चलाना नहीं आएगा, आपको पढ़ना नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, लैंग्वेज बैरियर्स। ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज आपको इंग्लिश भाषा में देखने को मिलेंगी या हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी, बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं हो पाती, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको सरकार सॉर्ट आउट कर रही है। अभी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट में आप देखोगे, जैसे आप पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलोगे आपको पंजाबी में सब मिल जाएगा वहां, तो लोकल भाषा में अभी कोशिश की जा रही है। नंबर नेक्स्ट, अनफ्रेंडली यूजर इंटरफेस। मतलब जिस तरीके की वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके की डिजाइनिंग इन वेबसाइट्स की है, वो काफी टफर है। मतलब उसको यूज करना और समझना थोड़ा सा आम बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे क्या है ऐसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, आप बोल सकते है ना, तो यूजर फ्रेंडली नहीं है ज्यादा। देन डिफिकल्ट एक्सेस आपको देखने को मिलेगा,
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको इंटरनेट की सुविधा इतनी फास्ट नहीं देखने को मिलती, और इनफैक्ट कई कई जगहों तो ऐसी भी है जहां पे बिजली नहीं अभी तक पहुंची, तो वहां पे इंटरनेट क्या ही पहुंचा होगा, तो वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे मोबाइल फोन्स वगैरह का कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और लैपटॉप्स होना तो बहुत दूर की बात है, तो वहां पे वो कैसे करेंगे, वो भी एक गड़बड़ हो जाती है, आप बोल सकते हो ये एक सरदर्दी भी बन जाती है एक तरीके से, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कुछ पिछड़े हुए एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सरदर्दी है कि पहले तो हम ऑफलाइन कर लेते थे, अभी हमें ये समझ ही नहीं आता कि ऑनलाइन कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट है डाटा प्राइवेसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सारा डाटा अपना ऑनलाइन डालते हो, वो कितना सिक्योर है, इसको आपकी इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी डाटा प्राइवेसी के ऊपर सरकार की डिस्कशन चल रही है। हालांकि उन्होंने बिल भी पास कर दिया था, डाटा प्राइवेसी के ऊपर बिल पास कर दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन स्टिल वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आप जो ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो, उसकी प्राइवेसी कितनी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा, क्या है ये? एक ऑनलाइन ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है आप बोल सकते हो, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, सरकारी है। वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो। अब उसमें सिक्योरिटी कितनी का, इसका क्या आपके पास है? इतने बड़े बड़े हैकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने गवर्नमेंट के खुद के वेबसाइट्स हैक हो जाते हैं कई बार। तो अगर वहां पे वो हैक हो जाता है तो आपके डाटा की क्या प्राइवेसी रही वहां पे, और आपके पास राइट टू प्राइवेसी है एज अ फंडामेंटल राइट, समझ रहे हो। तो ये सारे इश्यूज हैं जो आप जरूर मेंशन करोगे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया सर्विसेज नहीं है। हालांकि बड़ी बड़े देशों से हमारे यहाँ पे अच्छी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बड़े बड़े देशों से, यूएसए, कनाडा, यूके, इन कंट्री से कई ज्यादा बेहतर सर्विसेज हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई फाई चाहिए, वो भी हम डेवलप कर रहे हैं, सिंपल चीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया रिक्वायर्स अ मल्टी फेस्टेड अप्रोच। अगर आप ई गवर्नेंस को और बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको किस तरीके के अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए? मल्टी फेस्टेड होनी चाहिए, मतलब क्या है? अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल वहां पे आपने करना है, अलग अलग तरीके से, नजरिए से उसको देखना है। नंबर वन, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इन्वॉल्व्स रीवैम्पिंग एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स टू बी मोर कंड्यूसिव टू डिजिटल ऑपरेशंस। जैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया 2018 में आया है, उससे पहले हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें जो है, मोस्ट ऑफ द क्या, सारी चीजें आपको सरकारी ऑफलाइन ही देखने को मिलती थी, कोई रेयर ही था जो 2014-15 के बाद थोड़ा बहुत ऑनलाइन होने लगा है, क्योंकि खास तौर पे 2017-18 में जाके तो इंटरनेट इतना फेमस हुआ है, ये इंस्टाग्राम, ये वो ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गूगल पे एंड ऑल, ये सब इसी टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिला। यूपीआई आया, उसके बाद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आपको इंडियन पेमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिला, उससे पहले तो ऐसा नहीं था। अभी तक भी हमारे जो लॉज हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो अभी तक भी ऑफलाइन वाले तरीके से कई सारे क्षेत्र में चल रहा है। उन सब में आपको चेंजेस करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन माध्यम से उसको चलाना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ जाता है कि जो आपके पास सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, जो बड़े लेवल पे बैठे हैं, उनको तो आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो इन चीजों की, लेकिन जो छोटे लेवल पे बैठे हैं उनको ये चीजें अभी तक ऑपरेट ही नहीं करनी आती, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जब ये नया नया सिस्टम आया था कि ऑनलाइन होगा ये वो, तो आप देखना कभी जाके सरकारी मुलाजमों को, अगर आपने उस टाइम पे देखा हो, वो कलपते रहते थे हर टाइम कि पता नहीं ये सरकार ने क्या नया झमेला डाल दिया है, पता ही नहीं चलता क्या करना है। मैडम देखना इधर, ये कैसे करना है, ये कर रहे होते वहां पे बैठे हुए, देखा होगा आपने, देखे कि नहीं? सर ये देखना ये कैसे होगा, क्या होगा, उनको आता ही नहीं है। आज भी ऐसा है, हालांकि बहुत फर्क पड़ा है, आज भी ऐसा है, तो मतलब क्या, प्रॉब्लम इज देयर, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। Number two, that is data transparency. Making transactional data accessible on government website ensures transparency and accountability, fostering trust among the citizen. ये भी एक अच्छी चीज है कि जो भी आपका डाटा है सरकार का, जो भी डाटा इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिड डे मील स्कीम लेके आए,
अब मिड डे मील स्कीम से कितने बच्चों को आप टारगेट कर पाए, कितनों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाल पाए एंड ऑल, ये सारा डाटा ऑनलाइन वेबसाइट पे आपका होना चाहिए। जैसे हमारे पास माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उस दिन ये स्मृति ईरानी जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की मिनिस्टर रह चुकी है, तो उस दिन एक उसका इंटरव्यू चल रहा था ब्रूट के साथ। आप भी देखना उसको, जबरदस्त इंटरव्यू था, देखना उसको, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। ब्रूट के साथ, ब्रूट आपने देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बड़ा फेमस है। तो ब्रूट के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था और वहां पे वो ना मतलब जो बैठी हुई थी इंटरव्यू लेने वाली, वो अपने आप में बड़ा स्मार्ट बन के उसे पूछ रही थी कि इतने बच्चे ये हैं, इतने बच्चे वो, आगे से वो भी स्मार्ट, उसने बिल्कुल प्रेजेंट डाटा उसको बताया कि जाओ मेरी वेबसाइट पे, हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको सारा डाटा मिलेगा, A to Z, हर एक चीज का डाटा, कितने लोगों को टारगेट किया गया है और डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दैट शोज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज मेरी बात सुनो, सरकार वालों जैसे पीआईबी हमारे पास है, सरकार का एक अच्छा इंफॉर्मेशन सोर्स है, आप बोल सकते हो। जब भी आप कभी कुछ सरकारी इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, हम पीआईबी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी जो पीआईबी से उठाई जाती है, करंट अफेयर्स। तो पीआईबी में सरकार के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, आप कैसे श्योर हो कि वो सही होगा? ऑथेंटिसिटी भी तो होनी चाहिए। अब जिसकी रूलिंग पार्टी की सरकार चल रही है वो कोई भी डाटा पब्लिश कर दे, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? वो ऑथेंटिसिटी तब हो पाएगी जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे कि ये डाटा कैसे कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है, क्या मेथड इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया है, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। समझ रहे? दैट इज इंपॉर्टेंट। Then public-private partnership is also important. Collaborating with private entities in e-governance project can bring expertise, innovation and efficiency. जैसे हमारे पास बड़े बड़े जायंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जियो फॉर एग्जांपल। जियो एक बहुत बड़ा जायंट अभी हमारे पास है जब हम ई सर्विसेज की बात करते हैं, है ना? तो ऐसे प्राइवेट जो आपके सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, इनके साथ सरकार को पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा नई से नई इनोवेशन जो है वो पॉसिबल हो पाए। सिंपल चीजें, जैसे सरकार अभी चाहे स्पेस की बात करें, स्पेस में भी सरकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि प्राइवेट जो जायंट्स होते हैं, प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं इस ई गवर्नेंस वाले सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई इन्वेंशंस को बिल्डअप करते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको इंप्रूव करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन ग्राम पंचायत की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा CSC, दैट इज कॉमन सर्विस सेंटर्स। ग्राम पंचायत को लेकर सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक ई पंचायत करके आपको सरकार का मिशन देखने को मिलेगा, जिसमें मोर देन 2 लाख जो पंचायत थी उनको ई सर्विस एक्सेसिबल पंचायत बनाया गया, मतलब ई पंचायत बनाया गया। मतलब उनके जो पंचायत के दफ्तर वगैरह है वहां पे आपको सारा ये कंप्यूटर वगैरह और सारा ऑनलाइन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सरकार ने ये किया। पंचायत मतलब ग्रास रूट लेवल की आप बात कर रहे हो, और अगर आप ग्रास रूट लेवल पे ई गवर्नेंस को ले जाओ, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो ग्रास रूट लेवल पे होनी है, पॉलिसी ऊपर से बन के आती है, इंप्लीमेंट तो पंचायत ही कर दी है। मनरेगा को देख लो, पॉलिसी ऊपर से आई है, इंप्लीमेंट पंचायत करेगी। वहां पे आपको ये ई सर्विसेज चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पंचायत वालों को इसका कुछ पता नहीं है तो क्या आप यहाँ पे गवर्नेंस कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। देन उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखना, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर लिखो। राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन initiatives of government of India, write a note on initiatives of government of India to improve digital literacy
among the citizens, digital literacy among the citizens, especially women, especially rural women, ऐसे लिखो, स्पेशली रूरल वुमेन। सरकार के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए हैं हमारे देश के नागरिकों को डिजिटली लिटरेट करने के लिए? देखो, आप लाख ई सर्विसेज ले आओ, ई गवर्नेंस ले आओ, लेकिन अगर आपकी जनता को डिजिटल सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करनी आती तो वो सब खू खाते हैं, वो किसी काम का नहीं है। आपको जनता को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करनी होगी। कैसे ऑनलाइन सर्विसेज का आप इस्तेमाल करोगे, एक्सेस करोगे, ये सिखाना होगा और इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आजकल के बच्चों को ये सब आता है। आजकल के बच्चों को ये सब भी नहीं आता है, ये भी दिमाग में रखें। अगर इतना ही आता होता तो अपने फॉर्म खुद ना भर लेते, कैफे में जाके क्यों फॉर्म भरवाते? मुझे ये बताओ पहले, समझ रहे हो? ऑनलाइन फॉर्म भरने होते कहाँ जाते हो? कैफे जाते हो ना, खुद भर लेते हो, दैट इज गुड, लेकिन क्या सारे भरते? यही तो मुद्दा है। कुछ भरते हैं, सारे नहीं भरते, नहीं तो कैफे बंद ना हो जाते। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इतने डिजिटली लिटरेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब जब कोई कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पाती, दैट इज अ प्रॉब्लम। सुनवाई सही ढंग से नहीं होना मतलब उसका जो ग्रीवियंस है, उसकी जो शिकायत है, वो सही ढंग से उसका निपटारा नहीं हो पाता है। तो इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कहीं पे जियो की रेंज आए तो सबसे पहले टावर लगाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि ग्राम पंचायत ई सर्विसेज के थ्रू काम करे तो वहां पे आपको कंप्यूटर लैब्स बनानी पड़ेंगी या नहीं? ऑटोमेटिकली। दिस इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वाईफाई की केबल्स बिछानी पड़ेंगी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन, एक मैंने आपको शब्द पढ़ाया था, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसका मतलब क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या था? मैंने पढ़ाया था आपको। हम्म इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इंक्लूड करना। हाँ, और इसकी कोई एग्जांपल? बैंक। हाँ, तो वो तो बराबर ही होता है। तो वो ऐसा तो नहीं था, गरीब को सस्ता मिलेगा, अमीर को महंगा मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्यों होता है? अगर कोई स्कीम हो तो बात अलग है। अब वो तो चलो इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल जाता है सेविंग के ऊपर। अच्छा, और इंक्लूजन, वो तो सर्विसेज होगी ना, बाद की बात है। इंक्लूजन का मतलब क्या है? जनधन योजना, व्हाट वाज इट? लखपति दीदी आप बोल सकते हो। जनधन योजना क्या है? बताओ। मैंने लिखवाया है ये। क्या है जनधन योजना? अकाउंट ओपन हुए थे किसके? सबके? अच्छा, अर्बन नहीं हुए, ज्यादातर रूरल। तो इट वाज ओनली फॉर रूरल। और तो फिर ये इसका फीचर कैसे हो गया? गरीब लोगों के मैंने भी खुलवाया था, मैं तो है नहीं गरीब। बताया तो था उस दिन। अ, अ, अब ये डर डर के बोल रहा है कि मेरे पे भी जाएगा। और
जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं था, उन सबको बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व करना है। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन आपको क्या है, पुअर देखने को मिलेंगे। पुअर मतलब जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो बैंक का अकाउंट ओपन करके वहां पे बैलेंस मेंटेन कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था, 5,000 आपको खाते में रखना पड़ेगा, 2,500 रखना पड़ेगा, 1,500 रखना पड़ेगा। अभी भी तो होता है, अभी कौन सा नहीं होता, अभी भी होता है। लेकिन जनधन योजना वाला खाता जो है वो जीरो बैलेंस आपको मेंटेन कर, जीरो बैलेंस मतलब वहां पे 1 रुपया भी नहीं होगा, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और ये किसको खोल के दिए गए, जो स्टूडेंट्स थे उनको खोल के दिए गए, क्योंकि वो इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। फिर जो गरीब लोग थे, दिहाड़ीदार थे, उनको खोल के दिए गए। जिनको पेंशन चाहिए थी उनको खोल के दिए गए। इन सबके लिए किया गया। इसके अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिली, रुपे कार्ड्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखना। देखो तुम लोगों को ऐसे तो कुछ नहीं पता चलता, जितना मर्जी तुम्हें लिखवा लो। राइट अ नोट ऑन write a note on initiatives taken by government of India. Write a note on initiatives taken by government of India for financial inclusion, for financial inclusion. तो यहाँ पे जैसे रुपे कार्ड की मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ पे पहले रुपे कार्ड नहीं चलते थे। आपके पास जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें आप कभी भी ध्यान से देखना, अगर आपका जनधन वाला, किसी का जनधन वाला अकाउंट है ना, उसके ऊपर रुपे लिखा होता है, RUPAY। वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया कार्ड है। और जो जनधन वाला अकाउंट होता है ना, इसको आप, इसमें आपको कम से कम 10,000 रुपए का आपको मिल जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा अकाउंट है, जैसे जो मैं मोस्टली भाई यूज करता हूँ HDFC में, जो ये जनधन वाला है। मान लो मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, मान लो, और मेरा कोई ऑटो डेबिट लगा हुआ है। तो मान लो नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, ऑटो डेबिट लगी हुई है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन बैंक मेरी तरफ से भर देगी, मेरे अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा जितना भरेगी। तब जब मैं पैसा डालूंगा, वो कट करके, थोड़े से चार्जेस कट करके जो बचेगा वो मेरे अकाउंट में शो होगा। फिर इसके अंदर आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है कि मान लो जिस बंदे के पास जनधन अकाउंट है ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जनधन अकाउंट अगर आपका है तो आप 2 लाख रुपए तक पैसा जो है सरकार से ले सकते हो एज एन इंश्योरेंस। तो ये फायदे प्रोवाइड किए गए। और हमारे देश में 50 करोड़ लोगों ने ये खाता खोला है अपना, जनधन वाला, 50 करोड़। 2014 में स्कीम आई थी, 15 से मोस्टली इंप्लीमेंट हुई थी। 2014 से लेके 2019-20 तक का डाटा हमारे पास है, जिसमें ये बताया गया कि 50 करोड़ लोगों ने, 142 करोड़ की आबादी है, उसमें बच्चे भी तो होंगे, 42 करोड़ तो बच्चे ही होंगे। बाकी आपके पास जो बचे अडल्ट, उसमें से ध्यान से देखो 50 करोड़ जनता ने अपने खाते खोले हैं। तो दैट वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन। वैसे डिजिटल इंक्लूजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन के लिए कौन कौन सी सरकार स्कीम्स लेके आई है, जिससे आप लोकल रूरल वुमेन को इंटरनेट यूज करना सिखा सकते हो। फिर सरकार ने क्या एफर्ट किया है, जो ये इंटरनेट के पैकेजेस हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया है। जैसे BSNL की हम बात करते हैं तो सरकारी संस्था ही है, तो क्या इन्होंने कुछ किया, कोई एफर्ट किया सरकारी जो आपके इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये सेलुलर प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, क्या इनके रेट वगैरह कोई कम हुए कि बढ़ गए। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ये डिजिटल इंक्लूजन में आते हैं, क्योंकि लाख मेरे पास मोबाइल फोन है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है इंटरनेट पैक पवाने का, तो क्या कर लूंगा, कर पाऊंगा कुछ नहीं ना। और वो कब पवा पाओगे आप, अगर वो सस्ता होगा, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, आप बोल सकते हो। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। और अभी तो इतने महंगे पैक हो चुके हैं, कहाँ डिजिटल इंक्लूजन हो पाएगा। देन उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, कि जो जनता का डाटा है इसको आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, सेफ गार्ड करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग भागे भागे गूगल पे जाते हो, भर देते हो, इंस्टाग्राम पे भर देते हो, फेसबुक पे भर देते हो। ये सारे वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे है ही नहीं, ये वो सारे बड़े बड़े जायंट्स हैं जो हमारे नहीं है। तो ये डाटा आपका कहाँ जाता है,
कौन सी कंपनीज? एड्स वगैरह के लिए? कैसे? हाँ, और हाँ, वो सब कौन प्रोवाइड करते हैं? यही गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने गूगल पे अपना डाटा डाला, आपने मेल बनाई, आपको बहुत सारी फालतू मेल जानी स्टार्ट हो जाती है, वो इन्होंने शेयर किया आगे। गूगल कहाँ का है? यूएसए का है, आप बोल सकते हो। फेसबुक, मेटा, ये कहाँ का है? यूएसए का। मोस्ट ऑफ द ये जो बड़े बड़े जायंट्स आपके हैं सोशल मीडिया वाले, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक टिकटॉक आया था जो चाइनीज था, वो क्यों बैन किया? उसका कारण यही तो था, सारा डाटा तुम्हारा कहाँ जा रहा है? चाइना में जा रहा है। तो मतलब हमारे देश में जो लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, ऑनलाइन अपना बहुत सारा डाटा डालते हैं। चलो, एक तो अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, इंडियन वेबसाइट पे, चलो वो भी हैक हो सकती है, चलो मान लो हैक नहीं होती। अब बहुत सारे ऐसे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्या है, फॉरेन कंट्रीज के हैं, वहां पे आप सारा डाटा डालते हो, आपके देश का डाटा बाहर जा रहा है। और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। समझ रहे हो? जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सारे यहाँ पे बैठे हो, अगर आपके चिट्ठे खुल जाए तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ रहे हो? कोई मर्जी हो, इंक्लूडिंग मी, किसी के भी चिट्ठे खुल जाए तो धज्जियां उड़ जाती है। मतलब इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, उसकी प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो चीज हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी आजकल हेल्थ सर्विसेज भी ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन आप अपना सब कुछ कर सकते हो, तो मतलब आपने हेल्थ का डाटा भी ऑनलाइन सबमिट कर दिया, तो बाहर की कंट्री को पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कितनी है, कौन सी बीमारियां ज्यादा है, किस तरीके की मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? तो वो अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड के पर्पस के लिए, या फिर आप बोल सकते हो आजकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर होती हैं उस पर्पस के लिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इंटरऑपरेबिलिटी, इसमें देखो, ensuring seamless communication between different e-governance systems and platforms provide unified experience for citizen। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है? कि आप एक जगह पे जाओ और वहां पे आपको सरकार की सारी सर्विसेज मिल जाए। तो जैसे सरकार ने उस दिन मैंने आपको लिखवाया था गति प्लेटफॉर्म के बारे में, याद है? गति शक्ति, याद है कि नहीं? लिखो नोट, फिर इस पे भी लिखो। लिखोगे ना 10-12 क्वेश्चन तो मेरे अकल आ जाएगी। राइट अ नोट ऑन गति शक्ति स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने उस दिन लिखवाया था, ये लिखवाया था या फिर डिस्कस किया था, कुछ तो किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अराउंड अराउंड 16 सेंट्रल सरकार की मिनिस्ट्रीज और 25 से 28 के बीच में स्टेट सरकारों की मिनिस्ट्रीज इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है। और ये जो आपका गति शक्ति प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है। अब देखो, जब भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, तो रोड में सिर्फ आपको क्या है, रोड बनाने वाली मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपको बाकी मिनिस्ट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वो रोड क्या है, रेलवे लाइन के ऊपर से निकलना है, तो आपको रेलवे मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? फॉरेस्ट वाले एरिया से निकलना है तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब बहुत सारी हिंड्रेंसेस हो जाती हैं, डिलेज हो जाते हैं जब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें सेंट्रल सरकार की, स्टेट सरकार की सारी मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया, वहां से वो सारे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनको जगह जगह जाके पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन हमने किया था इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास रिसेंट इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जिसके बारे में आप लोग लिख के भी लेके आओगे, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सरकार के द्वारा लाया गया, डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया, आधार कार्ड आपके पास आया, ई क्रांति आई। देन उमंग के बारे में आपने सुना होगा, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विस। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है उमंग, डाउनलोड करके देख लेना। सरकार की सारी सर्विसेज आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी, सिंगल प्लेटफॉर्म है आप बोल सकते हो। देन उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो ये आप टैक्स भरते हो आज के टाइम पे ऑनलाइन भरा जाता है,
रिटर्न वगैरह भी ऑनलाइन भरी जाती है, वो सब कौन करवा के देता है? जीएसटी है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जहां पे क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स कर सकती है, सरकार ने कुछ खरीदना है तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद सकती है। एक मैंने आपको ई नाम बताया था, वो क्या था बताना जरा। ई नाम, ई एन ए एम कैपिटल में। लिखो नोट इस पे, फिर लिखो, राइट अ नोट ऑन ई नाम। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो किसान है उनका जो भी प्रोड्यूस है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन एक मार्केट बना के दी है जिसका नाम है ई नाम, NAM कैपिटल में। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, खरीद भी सकते हैं, कोई खरीदने वाला सामने वाला खरीद लेगा, बेचने वाला बेच देगा, आप बोल सकते हो। आपको मंडी में अपनी फसल ले जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप उसको बेच सकते हो, आपके घर से उठा के लेके जाएंगे जिसने भी खरीदा होगा ऑटोमेटिकली। डिजी लॉकर जैसे हमने डिस्कस किया। देन हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, साक्षरता अभियान, सॉरी, साक्षरता अभियान का मतलब क्या है कि जो ग्रामीण लेवल पे रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी को आपने बढ़ाना है। जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, उसमें ये वाला आप एफर्ट लिख सकते हो, इनिशिएटिव सरकार का लिख सकते हो। ठीक है, सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। फिर स्टेट इनिशिएटिव्स की जब हम बात करते हैं तो ई उन्नत करके जम्मू एंड कश्मीर का आपको देखने को मिलेगा, निवेश मित्र करके उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा, सेवा सिंधु करके कर्नाटका का देखने को मिलेगा। दैट्स इट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में भी आप ई गवर्नेंस पढ़ोगे। ई गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज ई गवर्नेंस, व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस, what are the applications of e-governance, what are the limitations of e-governance or challenges of e-governance, and what are the suggestions, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये 4-5 चीजें आपको ई गवर्नेंस के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखना ई गवर्नेंस के ऊपर आपको दे रहा हूँ, इसको लिख के लेके आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस क्या रहा है, बता दिया करो जब पूछता हूँ, नहीं लिखना पड़ना था फिर, अब निकालते रहो दांत, घर बैठ भी निकाल लें। ठीक है, सो लिखो, how e-governance transformed, how e-governance transformed Indian governance system, Indian governance system, comma, what are the challenges, what are the challenges associated with it, what are the challenges associated with it, and suggest way forward, and suggest way forward। ई गवर्नेंस ने हमारे देश के अंदर गवर्नेंस को कैसे सुधारा है। अच्छा, गवर्नेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ मुझे जल्दी से। सर्च करो मोबाइल फोन में, गवर्नेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? है लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन। अब ज्यादा समझ आएगा कि कोई शासन कैसे कर रहा है। शासन का मतलब क्या होता है? कैसी स्कीम्स बना रहा है, कैसे स्कीम्स बना रहा है, क्यों स्कीम्स बना रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, फीडबैक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो गुड गवर्नेंस है, नहीं तो बैड गवर्नेंस है, अच्छी स्कीम्स बन रही हैं तो गुड गवर्नेंस है, नहीं तो बैड गवर्नेंस है। तो शासन तो समझते हो ना, रूल करना किसी के ऊपर, कैसे रूल कर रहे हो, दैट इज गवर्नेंस। और आज के टाइम पे सरकार शासन करती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज तेराई अर्क लैंडस्केप। तेराई की जब हम बात करते हैं तो तेराई वाला रीजन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आगे चल के इंडियन ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ेंगे भी। यहाँ पे ना जब हम पढ़ते हैं अबाउट द लैंडफॉर्म्स, तो कई तरह की लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो ये आपके पास एक माउंटेन इस तरीके, ठीक है, माउंटेन का ये फुट वाला एरिया है और आगे चल के आपको प्लेन का एरिया देखने को मिलेगा। फुट वाले एरिया में आपको बहुत सारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, छोटे 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 कंकर पत्थर देखने को मिलेंगे, मतलब सेडिमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिकली पहाड़ के बिल्कुल फुट पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब पहाड़ों से क्या है, बहुत सारा वाटर फ्लो नीचे की तरफ होता है और यहाँ से वो सीप इन हो जाता है। सीप इन होने के बाद नेक्स्ट वाले कुछ किलोमीटर्स में आपको वो यहाँ से पानी निकलता हुआ देखने को मिलता है इधर। ये जो पोर्शन होता है पहाड़ के फुट हिल जो है उससे थोड़ा सा आगे, उसको बोलते हैं तेराई। उसको क्या बोलते हैं, तेराई। तेराई का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एरिया जहां पे वाटर अच्छा खासा प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा दलदला सा इलाका होगा। दलदला इन द सेंस मतलब नीचे आपको ज्यादा खोदना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही पानी निकल आएगा। क्यों, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो फुट हिल से नीचे की तरफ जा रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पोर्स है, पेनिट्रेशन हो सकता है, फिर आगे जाके वो सीप आउट होगा, आप बोल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करंट अफेयर के अंदर ये क्या डिस्कशन चल रही थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नेपाल्स तेराई अर्क लैंडस्केप इनिशिएटिव्स अर्न यूएन रिकॉग्नाइजेशन for ecosystem restoration, boosting hopes despite challenges like infrastructure expansion and human wildlife conflict. So नेपाल के अंदर पहाड़ी इलाका है, तो ऑटोमेटिकली नेपाल के अंदर क्या होगा, आपके पास तराई का रीजन भी होगा। याद करो मैंने मधेशी लोगों के बारे में आपको बताया था, याद है? मधेशी कौन है, जो नेपाल के लोअर वाले एरिया में रहते हैं। कौन से एरिया में, तेराई वाले एरिया में। याद करो इस चीज को ध्यान से। तो नेपाल के द्वारा अपना जो तेराई का रीजन है, अब तेराई का रीजन मतलब यहाँ पे बहुत सारा वाटर कंटेंट है। सो वाटर कंटेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, यहाँ पे नमी है मिट्टी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जंगल, और वो भी घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा तेराई रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जिसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। समझ रहे हो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा इनिशिएटिव नेपाल के द्वारा लिया गया था। अब ये था क्या, तो देखो, जिसको हम बोल रहे हैं तेराई अर्क लैंडस्केप, इट इज अ ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लॉन्च्ड इन 2001। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या है, अब इनका तेराई वाला एरिया किसके साथ लगता है, नेपाल का इंडिया के साथ, यूपी बिहार के साथ लगता है ना ये एरिया। तो वहां पे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया गया। मतलब नेपाल का जो नीचे वाला एरिया जहां पे बहुत ही घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, वो एक हॉटस्पॉट है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह की फौना एंड फ्लोरा की स्पीशीज आपको इस एरिया में देखने को मिलती है। 2001 के अंदर ये डिक्लेयर किया गया, इट एम्स टू कंजर्व क्रिटिकल हैबिटेट्स फॉर टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स कवरिंग इकोसिस्टम्स ऑफ तेराई एंड चूरिया हिल्स। तेराई चूरिया हिल्स मतलब जो नीचे वाली हिल्स आपको देखने को मिलती है नेपाल में, spanning over 900 kilometers from the Bagmati River, Nepal, to the Yamuna River in India. It extends across 5 million hectares and supports over 7 million people. अब ध्यान से नीचे फोटो देखो, आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे अलग अलग एरियाज मेंशन किए गए हैं। जो बाकी सारे कलर्स हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीन वाले कलर के ऊपर फोकस करो। नेपाल और इंडिया का यूपी उत्तराखंड का कुछ एरिया इसमें आता है, जहां पे क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां, क्योंकि सबसे पहले पहाड़ियां, जैसे आप इंडिया की तरफ से आ रहे हो ना हिमालय की तरफ, सबसे पहले आपको शिवालिक के पहाड़ देखने को मिलेंगे। शिवालिक के पहाड़ों के बाद आपको क्या है, इंडिया वाली साइड को पूरा प्लेन का एरिया देखने को मिलेगा, गंगा प्लेन का एरिया। तो बीच में आपको तराई का रीजन देखने को मिलता है। तो इस एरिया में आप बोल सकते हो कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स नेपाल एंड
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट के साथ किए गए, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है तो तार तो लगी नहीं हुई, तो इसकी ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। द तेराई अर्क लैंडस्केप initiative is pioneering landscapes level ecosystem restoration project in Nepal aimed at creating dispersal space for tigers and reversing ecosystem degradation. It was launched in 2004 and has restored 66,800 hectares of forest, significantly boosting the Bengal tiger population in the region. And initiative connect different ecologically critical protected areas in Nepal and India, fostering trans-boundary conservation. भी बात होगी कि इस एरिया के ऊपर ध्यान दिया गया खास तौर पे नेपाल की सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लकड़ियां काटना, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज को रोक दिया गया। 2001 में स्टार्ट किया था, तेराई वाला रीजन को एक डेजिग्नेशन दिया था कि दिस इज द तेराई अर्क लैंडस्केप, और उसके लिए एफर्ट 2004 में ये स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद से हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जंगलों की कटाई रुक गई है, जो जंगल खत्म हो चुके थे उनको रीग्रो किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अच्छा आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई है, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि उनका हैबिटेट आपने प्रोटेक्ट कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, अबाउट यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम कमेंस्ड इन 2022। यूएस के द्वारा भी, यूएन के द्वारा भी, नॉट यूएस, यूएन के द्वारा भी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक वर्ल्ड लेवल पे ऐसा रिस्टोरेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। These are initiatives recognized by UN Decade on Ecosystem Restoration, that is 2021 से लेके 2030। ये जो डेकेड है ना, इसको यूएन ने खास तौर पे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डेकेड बताया है। 2021 से लेके 2030 के बीच में जो आपको डेकेड देखने को मिलेगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ये नेपाल ने एफर्ट किया उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अगर ये छोटी सी कंट्री ये कर सकती है तो बाकी वर्ल्ड को भी ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बस इतना सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद एक छोटा सा और हमारे पास करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट ई जागृति या जागृति पोर्टल। So Consumer Affairs Department has integrated artificial intelligence in the e-Jagriti portal, aiming to reduce pending cases in consumer। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि ई गवर्नेंस चल रही है, और ये जो ई जागृति आपका पोर्टल है, इट इज वन अमंग द इनिशिएटिव्स ऑफ ई गवर्नेंस। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ई गवर्नेंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही है। इसका मेजर जो आपका काम है वो क्या होगा, जो कंज्यूमर अफेयर के केसेस है, कंज्यूमर्स जो केस करते हैं वो बहुत ही पाइल अप होते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो वो पाइल अप जो है उसको हटाने के लिए और जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा करने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, द ई जागृति पोर्टल, an initiative by the Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, aims to streamline consumer dispute resolution। जो भी कंज्यूमर्स का डिस्प्यूट होता है, कोई केस आता है कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, इससे मुझे नुकसान हो गया, या सामने वाले बंदे ने कोई धोखाधड़ी की है किसी प्रोडक्ट में, या उसने मुझे डिफेक्टेड कोई माल दिया, या मैंने प्रोडक्ट कोई और मंगाया था, इन्होंने कोई और डिलीवर कर दिया, ये सब कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट होते हैं, जो वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के इस पोर्टल पे जाके अपना जो केस है वो कर सकते हैं। It integrates various consumer grievances platforms and offer features like case file आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो, AI पावर्ड स्मार्ट सर्चिंग आप कर सकते हो अपने केस की, कि मेरा केस का क्या अभी स्टेटस है। The portal also include virtual court facility for resolving complaints convenient, right? तो वर्चुअल कोर्ट्स का मतलब क्या है, ऑनलाइन ही, आपको ऑफलाइन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। जब आपका केस चलेगा, कंज्यूमर का केस चलेगा, ऑनलाइन ही आप कनेक्ट हो सकते हो कोर्ट के साथ, वर्चुअली आप कनेक्ट हो सकते हो कोर्ट के साथ। तो मतलब एक तरीके से कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के केसेस का निपटारा जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।
और इस तरीके से करना चाहती है कि कंज्यूमर को बार बार कोर्ट्स के चक्कर ना लगाने पड़े। घर बैठे ही आप केस फाइल कर सकते हो, घर बैठे आप केस की फीस भर सकते हो, घर बैठे ही आपकी रिपोर्टिंग ले सकते हो कि मेरा केस का क्या स्टेटस है, डेट कब है, कब नहीं है, कब मेरी सुनवाई होगी। और वो जो सुनवाई है वो भी आप घर बैठे ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हो। आज के टाइम पे मोस्टली आप देख रहे होगे कि ये जो कोर्ट्स है ये भी ई कोर्ट के कंसेप्ट को बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो ये कोर्ट है लेकिन ये कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगी। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अभी ये ऑनलाइन उस चीज को करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नीचे छोटा सा एग्जांपल दिया गया अबाउट द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये कब बनाया गया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट and is a quasi judicial body with jurisdiction over complaints exceeding 2 crores। नेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो एक कमीशन बनाया गया जो एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन था, मतलब जुडिशरी नहीं है लेकिन डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर जो है वो रखता है 1988 के अंदर। इसके अंदर कौन सा केस आएगा? अगर किसी भी कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का कोई अमाउंट इन्वॉल्व है, वो यहाँ पे केस आएगा। 2 करोड़ से कम वाला होता है जो वो स्टेट लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाता है, 2 करोड़ से ज्यादा वाला नेशनल वाले में जाएगा। सिंपल। It is headquartered in New Delhi and headed by sitting or retired judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Court. Appeals against NCDRC orders can be made to the Supreme Court within 30 days। वही बात होगी ना, वैसी सी चीज होगी जैसे मैंने आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करवाया था एक दिन, उसमें भी तो यही था कि अगर कोई इन्वायरमेंट का केस आता है तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये उसको संभाल लेगा, आपको दूसरी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रिब्यूनल यही काम करता है। और अगर आपको इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाना है, इसके अगेंस्ट अपील करनी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। सेम फॉर दिस। यहाँ पे बेसिक बेसिक याद रखना, कई बार ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेशनल 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 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 1988 अंडर द कंज्यूमर अफेयर्स एक्ट। और इसका जो चेयरमैन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है रिटायर्ड वाला, या फिर हो सकता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड वाला। और यहाँ पे कौन सा केस आएगा? जो 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व करता है। 2 करोड़ से ज्यादा का कोई डिस्प्यूट है तो वो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज स्टेट लेवल पे ही सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक एक बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि जल्दी जल्दी ये गलती नहीं, आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट से खत्म नहीं होती है। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब पार्लियामेंट की एक कमेटी है ये, इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में क्या कंसर्न्स दिए गए हैं सबसे पहले वो देखो। कंसर्न क्या है? नंबर 1, इनएडिक्वेट डिस्पोजल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। हमें पता है ये चीज। अब किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गली में निकल जाओ, आपको जगह जगह पे प्लास्टिक के बैग्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ के 43 सेक्टर के सामने जाओ, थोड़ा सा अगर आप अंदर एंटर करोगे ना, जहाँ पे खालसा कॉलेज करके बना हुआ है, पूरा भरा हुआ है उधर ये प्लास्टिक बैग्स है। देन इधर 38 वेस्ट में जाओ, पहाड़ ही लगे हुए हैं प्लास्टिक वेस्ट के। आसपास कहीं पे भी चले जाओ, चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर निकलोगे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। मतलब प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट, जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट होता है, एयर भी पोल्यूट होती है, सॉइल भी पोल्यूट होती है और ह्यूमन हेल्थ भी खराब होती है। ठीक है। नंबर 2, surge in plastic waste generation for about 16 lakh to 41 lakh ton per annum in India between 2015 से 2021। अगर आप 2015 का डाटा देखते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि हमारे देश में प्रति साल 16 लाख टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता था। अभी 2021 का जो रिसेंट डाटा है 41 लाख टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट होता है, तो मतलब बढ़ गया है। इसका कारण बताओगे क्या हो सकता है?
पॉपुलेशन बढ़ी है 2015 से 2021 के बीच में, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि डबल से भी ऊपर हो गया है। अच्छा, और बताओ जल्दी। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने मटेरियल को लोग फेंक देते हैं, क्योंकि 2015 से 21 वाला टाइम पीरियड ऐसा है कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, समझ रहे हो। और हम्म 2015 में 16 लाख टन होता था सालाना वेस्ट का आपका प्लास्टिक, अभी 41 लाख टन हो गया। कोई तो कारण होगा। और तुम लोग 2015 से 21 के बीच में थे ना, अभी तो नहीं पैदा हुए। हाँ, तो बताओ फिर। अच्छा, मतलब तब का डाटा सही ढंग से कलेक्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, ये भी हो सकता है। और हाँ जी, बताओ। रिसाइकलिंग कम होगी आप बोल रहे हो। अच्छा, और सरकार ने तो इतने एफर्ट किए रिसाइकलिंग करने के लिए। रीयूज के भी बहुत एफर्ट किए इन टाइम पीरियड में सरकार में। नहीं, उन्होंने क्या बोला है, प्रोड्यूस होने की बात की है बेटा। प्रोड्यूस होने की बात की है। इतना प्रोड्यूस, वो बाद में उसका क्या हो रहा है वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो तो ऑटोमेटिकली 2015 से अभी हम बैटरी कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली। प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं कि पहले इतना जनरेट होता है, अब इतना जनरेट होता है। अच्छा, वो तो यही बात होगी। और डिमांड बढ़ रही है किस चीज की, प्लास्टिक की। क्यों? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज है। और बताओ। बजट फ्रेंडली होता है, यस। और सस्ता होता है कंपैरेटिवली। और क्या हो सकता है? अच्छा, पहले थी। रिसाइकल में क्यों जा रहे हो, जनरेशन पे आओ। तो तुम्हारे जैसे ही आए हैं फिर ये इस टाइम में तो। हमें तो थी अवेयरनेस इस टाइम पे। और बताओ। amazon जैसे प्लेटफॉर्म, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनकी ऑनलाइन डिलीवरीज कब बढ़ी हैं? 2015 से 2021 के बीच। और आज आप घर बैठे हर एक चीज ऑनलाइन मंगवा सकते हो, और उसकी जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक में ही हो सकती है। बिकॉज बिकॉज सस्ता है। अच्छा, और अच्छा, और ड्यूरेबल है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कपड़ा मंगवाना है, या कोई मैंने इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज मंगवानी है, क्या वो कागज में लपेट के भेज सकते हैं? क्या वो ड्यूरेबिलिटी होगी? वो प्रोडक्ट रास्ते में खराब भी हो सकता है। वहां पे भी क्या इस्तेमाल होगा? प्लास्टिक इस्तेमाल होगा। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो, जैसे आपने बोला डिमांड बढ़ रही है, डिमांड से क्या है, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वाटर बॉटल्स, या फिर आप बोल सकते हो पैकेज्ड फूड। समझ रहे हो, ये जो कल्चर है ये बढ़ता जा रहा है। और जोमेटो वगैरह देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, घर पे जो डिलीवरी हो जाती है। और हम्म
अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। और ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि 16 लाख से सीधा 41 लाख हो गया, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। रीयूज नहीं करते हैं। अच्छा, तो जनरेट ज्यादा होगा उससे। अच्छा, और तो ये कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक जो है उसका जनरेशन बढ़ता जा रहा है। यही कुछ बेसिक बेसिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। वैसे कुछ बेसिक कारण यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर इस कमेटी ने भी बताए हैं, जिसको हमने डिस्कस करना है आज। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने ये इश्यूज बता दिए कि जो जनरेशन है वो ज्यादा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट इश्यूज includes non-compliance with the plastic waste management rules of 2016, especially regarding extended producer responsibility. 2016 में सरकार रूल्स लेके आई थी प्लास्टिक वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। ये जो बोला ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर अमेज़न के द्वारा कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल बना के उसको बेचा जाता है, तो कल को जब वो डिस्कार्ड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर की। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी 1 लाख टन प्लास्टिक बना रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी के अंदर 1 लाख टन प्लास्टिक है उसको डिस्पोज भी मैं करूं। वही वाला करूंगा कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन 1 लाख टन मैंने जनरेट किया है तो 1 लाख टन मुझे डिस्पोज करना पड़ेगा। ये कंपनीज नहीं कर रही हैं, जिससे क्या है इस कमेटी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। देन उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स लैक्स अप्रोच अलाउड प्लास्टिक यूनिट्स टू ऑपरेट विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन। मतलब इनके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीरियस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, बहुत ही रिलैक्स्ड अप्रोच ये रखते हैं। कई ऐसे भी यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक का आप बोल सकते हो ट्रेड करते हैं या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, हालांकि उनको इस चीज की अनुमति नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वो इस चीज के लिए, लेकिन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर तो ऐसा हो कि जिसको सरकार अलाउ करेगी सिर्फ वही प्लास्टिक के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोडक्शन में यूज कर सकता है या पैकेजिंग में यूज कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली सरकार जितना चाहेगी उतना ही प्रोड्यूस हो पाएगा, एक्स्ट्रा तो हो नहीं पाएगा। अगर सरकार के हाथ से बात ये बाहर जा रही है, इट मींस इलीगल तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही है। देन लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर असेसिंग प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसने बोला था कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है इसकी असेसमेंट सही ढंग से नहीं हो पाती है। मैंने आपको बोल तो दिया 41 लाख टन पर एनम जनरेट होता है, ये तो वो है जिसके बारे में डाटा आपके पास है। बहुत सारा ऐसा भी होगा जिसका डाटा आपके पास नहीं होगा, तो मतलब यहां से कहीं ज्यादा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जब हम 2015 की बात करते, जब मैं बोल रहा हूँ 16 लाख टन, उस टाइम पे असेसमेंट कम होती थी, जिसकी वजह से क्या है जांच पड़ताल कम हुई तो हमें लगेगा कम प्लास्टिक है। अभी जांच पड़ताल थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है तो हमें लग रहा है कि ज्यादा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, हालांकि 2015 में भी प्लास्टिक अच्छा खासा जनरेट हो रहा था, लेकिन उसका डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता था। अभी भी सही ढंग से नहीं हो रहा है डाटा कलेक्ट, प्रॉपरली आप नहीं कलेक्ट कर पाते। फिर उसके बाद other issues include improper collection, segregation, delays in eliminating single-use plastic, poor monitoring of urban local bodies। जैसे हमें पता है कि वैसे अगर आप देखो चंडीगढ़ वगैरह में, तो जब कोई कूड़ा लेने के लिए आता है, प्लास्टिक वो अलग रखता है और बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वो अलग रखता है। लेकिन हमेशा ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना सीरियस नहीं लेते हैं। अगर तो घर वाले जो है, वैसे तो यहाँ पे तो फाइन लग जाता है, चंडीगढ़ के अंदर फाइन लगता है अगर आपने अलग अलग जो सूखा कूड़ा है और जो गिल्ला कूड़ा है उसको अलग अलग नहीं रखा, फाइन लगता है आप।
कौन लगाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये अर्बन लोकल बॉडीज का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अर्बन लेवल पे जो लोकल सरकार बैठी है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो सीरियस तरीके से काम नहीं कर रही है। चंडीगढ़ में ठीक ठाक चलता है यहाँ पे, अगर देखा जाए दिल्ली वगैरह में काफी ज्यादा गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, तो उनके भी एफर्ट्स में कमी हमें देखने को मिल रही है। ये सारे कंसर्न जताए हैं किसने? इस कमेटी ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। फिर आ गया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के ऊपर, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज वाइल्ड लाइफ हार्म। जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा। माइक्रो प्लास्टिक्स में आपको बताता हूँ, इसके ऊपर आपने आंसर भी लिखना है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब बहुत ही, जिसका साइज बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आपके अंदर वो जा सकता है। इतना छोटा भी हो सकता है कि आप सांस लो और वो अंदर चला जाए। इतना छोटा भी हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीन लाइफ आती है, जो पानी में रहने वाले जैसे मछलियां हैं या कुछ है, तो वहां पे छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के आपको टुकड़े देखने को मिलते हैं, वो उसको निगल जाती है। फिर उन्हीं मछलियों को तुम लोग निगल जाते हो, और वो माइक्रो प्लास्टिक जो मछली के अंदर था वो आपके अंदर आ जाएगा, और फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो प्रॉब्लम्स करेगा। समझ रहे हो? सो दैट इज वन अमंग द प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो। सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग मैरीन लाइफ एंड बर्ड्स ingest plastic or become entangled in it. This can lead to injuries, suffocation, and death. Plastic particles known as microplastics can also enter into the food chains, potentially harming the human health. तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी जैसे प्लास्टिक के बैग्स में फंस जाते हैं, या आपने गाय को देखा होगा, गाय खा जाती है प्लास्टिक के बैग्स को, तो फिर अगर वो नहीं निकाले जाएंगे तो वो मर जाएंगे सफोकेशन की वजह से, क्योंकि वो गलता तो है नहीं, आप बोल सकते हो, वो मर जाएगा पशु। तो यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन ऑपरेशन करके, ऑपरेट करके प्लास्टिक उनके, आप बोल सकते हैं, पेट में से बाहर निकाला जाता है। समझ रहे हो क्यों किया जाता है ये सब? सिर्फ इसलिए कि वो बच सके, सांस ले सके, नहीं तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, सफोकेट हो जाएंगे, आप बोल सकते हो। और वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बचाओगे? हर एक का ऑपरेशन करते फिरोगे? नहीं ना, गाय का तो कर देते हैं, वो भी जिसका हो जाए, नहीं तो मर जाती है, आप बोल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे प्लास्टिक लंबे समय तक रहा, धीरे धीरे वो लीच आउट होना स्टार्ट होगा, या फिर आपने प्लास्टिक को आग लगाई। जब आग लगाते हो तो आपको काला धुआं देखने को मिलता है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो काला धुआं अच्छा होगा एनवायरमेंट के लिए? क्यों? पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बोलेंगे उसको? माइक्रो पार्टिकल्स, पीएम 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, छोटे छोटे कण जो आपको पोल्यूशन के देखने को मिलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो ये कुछ हार्मफुल गैसेस यहाँ से निकलती हैं, और ये खास तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा। और जो आपने बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक कार्बन की फॉर्म में होते हैं, वो ग्लेशियर्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो सकते हैं। ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो ग्लेशियर्स के ऊपर एक काली परत बन जाएगी, जिससे सनलाइट ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, ज्यादा पिघलेंगे वो, और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर उनके इन्वायरमेंट के अंदर प्लास्टिक्स आ जाते हैं, उनके फूड के अंदर प्लास्टिक्स आ जाते हैं, जहां पे उन्हें रहना है, सांस लेनी है, वहां पे प्लास्टिक्स आ जाते हैं, जिस जगह से वो पानी पीते हैं वहां पे प्लास्टिक डिपॉजिट होने की वजह से आप बोल सकते हो कि वो पूरा पानी पल्यूट हो जाता है। तो उससे क्या होगा?
उनका पूरे का पूरा हैबिटेट, मतलब जो रहने सहने के लिए उनको कंडीशंस चाहिए, वो सारी खराब हो जाएंगी और वो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हार्म हो जाएगी। मेरीन पोल्यूशन होता है जिसमें खास तौर पे माइक्रो प्लास्टिक्स की बात की जाती है। माइक्रो प्लास्टिक्स मतलब जिनका साइज माइक्रोन्स में होगा, बहुत ही छोटा साइज होगा आप बोल सकते हैं, ठीक है, नेक्ड आई से कई बार आप देख भी नहीं सकते। देन हमारे पास है सॉइल कंटामिनेशन। अगर प्लास्टिक सॉइल के अंदर मिक्स होती है तो इससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। कैसे? क्योंकि सॉइल के अंदर केमिकल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, माइक्रोप्लास्टिक्स वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, सॉइल का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी, जिससे क्या है, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, सिंपल चीज। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। आप कभी भी देखो, जिस पानी के अंदर बहुत सारे आपने ये प्लास्टिक बैग्स गिरा दिए, प्लास्टिक की चीजें गिरा दी, क्या वो पानी क्लीन रह पाएगा? नहीं। ऐसा क्यों? मान लो एक वाटर बॉडी है, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के बैग गिरा दिए, उससे क्या होगा? हाँ, वो मर जाएंगी, बैक्टीरिया फैलेगा और सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, प्लांट्स पैदा नहीं होंगे। अच्छा, और क्लॉगिंग हो सकती है, ऑटोमेटिकली फ्रेश वाटर नहीं आ पाएगा और ऑक्सीजन भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। मैरीन लाइफ जो होगी वो खत्म हो जाएगी। जैसी मैरीन लाइफ खत्म हुई तो वो पूरे का पूरा क्या है, गंदा पानी बन जाएगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे घर पे टैंक टैंक बनाया, उसके अंदर मछलियां ला के डाल देते हैं। उसका कारण क्या होता है? और क्लीन रखती हैं उसको। अगर मछलियां होंगी छोटे छोटे वहां पे, काई बन रही है, एल्गी बन रही है, उसको खाती रहेंगी, वो क्लीन रहता है। जब ये सारी मर जाएंगी प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ऊपर से आपने पूरी एक लेयर बना दी प्लास्टिक की, नीचे ना सनलाइट जा रही है, ना ऑक्सीजन मिक्स हो पा रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक करते हैं हम इसको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको एक बार रीड करना। आज तुम लोगों का टेस्ट भी है वो वाला ना, अपना इंडिया एंड पाकिस्तान वाला। अगर रीड नहीं किया है तो उसको रीड कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। और माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर आपने एक क्वेश्चन लिखना है, वो लिखो। व्हाट आर माइक्रो प्लास्टिक्स? व्हाट आर माइक्रो प्लास्टिक्स, कॉमा, write down the problems associated with it. Write down the problems associated with it and suggest way forward, and suggest way forward. माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से हो सकती हैं, और किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स की इन प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर सकते हैं। ये दो चार बातों के ऊपर आपने लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।